बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे सोहा अफजल। आज सिर्फ स्क्रीन बहुत क्लियर नहीं है बल्कि लाहौर भी काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा था। रात गई हुई तेज़ बारिश, जिसके बाद लाहौर का मौसम भी आज काफ़ी कदरे कदरे बेहतर है। और अगर क्लैरिटी की बात करें तो आज कल सुबह सुबह क्रिस्टल क्लियर चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन आज देखकर मुझे काफ़ी खुशी है कि लाहौर पहले जैसा खूबसूरत लग रहा था। इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है वो जान लेते हैं। उसके लिए हम लाहौर से ट्रेवल करते हैं, डिजिटल ट्रेवल करते हैं हरमीत पाची के पास। अस्सलाम वालेकुम हरमीत पाची, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सोहा, आपने बात की क्योंकि मैं बल्कि कल ही सोच रहा था कि दिसंबर आ गया, लाहौरी इंतजार में रहेंगे कि सर्दियाँ आनी नहीं है। लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद का मौसम जो है सुबह तकरीबन 6 बजे थे जब मैं उठा तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी तो हो रही थी, लेकिन उसके बाद फिर धूप और अब फिर देखें तो भैया बादल आ चुके हैं और किसी वक्त बारिश हो सकती है। लेकिन बेहतर है, मौसम बड़ा खूबसूरत है इस्लामाबाद का। और लाहौर की ये अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक स्मोक ने पूरे के पंजाब, साउथ पंजाब, लाहौर, दीगर इलाके ऐसे हैं कि वहाँ पे नज़ला, ज़ुकाम और इस किस्म की चीज़ें भी आ रही, लेकिन बारिश का होना बेहतर है। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो है उसके साथ ठीक हो सकती है। अच्छा, नॉर्मली हरमीत ये होता है कि इस्लामाबाद में बारिश हो तो हम समझते हैं कि नहीं लाहौर में बारिश लाजमी होगी, लेकिन इस दफ़ा लाहौर में बारिश हो गई है और ये बादल जो है वो हमने इस्लामाबाद आपके पास भेज दिए हैं। बट ऑल दो आर्टिफिशियल रेन के बारे में बहुत बात की जा रही थी और अगर हम इसका एस्टिमेट लगाएं तो 300 मिलियन लागत अब तक आ रही थी अगर आपने आर्टिफिशियल रेन करानी थी, जो कि हमारी भी करंट गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ के मुताबिल नहीं हो सकती। तो हम सब ने मिलकर दुआएं की कि अल्लाह ताला आप मुफ्त रेन ही कर दें, आर्टिफिशियल रेन पे तो बहुत खर्चा आ रहा है। तो खैर ये बारिश हो गई, पैसे बचत हो गई, हमारी बचत हो गई। अब्र रहमत जो है वो बरसी और यकीनी तौर पर उसका हमें आफ्टर इफेक्ट नजर आ रहा है कि लाहौर आज जो है वो काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं कि इर्द गिर्द आपको जो हमेशा स्मोक के बादल देखे और नजर आते थे जो कि आपको काफ़ी परेशान कर रहे थे, गले में खराश का बायस बन रहे थे, आंखों में इन्फेक्शन का और ये सारी सूरत हाल, लेकिन अब जो है वो चीज़ें ज़रा थोड़ी क्लियर हो गई हैं और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है। दिसंबर के वेलकम के लिए दिसंबर से पहले एक बारिश हो गई है तो भीगा भीगा से ही दिसंबर जो है उसकी फील हमें आना शुरू हो गई है। और दो इसी फील के साथ अपने दिन का बाकायदा आप आगाज करें। एक बार फिर से आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से गुड मॉर्निंग। और आज के बाकायदा आगाज को आपको पता है हमेशा हम कोट कर देते हैं, एफिलिएट कर देते हैं डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक से। तो आज के हैवी डोज, इंटरेस्टिंग और फनी वायरल डोज जो है वो लेकर हम आए हैं, जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक का डेली डोज का ये सेगमेंट। सबसे पहली खबर हमने आपको बहुत ही एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट खबर देनी है। मतलब आप इमेजिन करें कि अगर हम IQ लेवल की बात करें तो हमें सिर्फ एक ही शख्सियत का नाम याद आता है, आइंस्टाइन। या अगर आपने पीरी कामिल पढ़ा हो तो उसमें जो है वो सालार की IQ लेवल के बारे में बहुत बात की है। खैर किताबों में, रियलिटी में ये चीज़ें हमें कमी देखने को मिलती है ना कि हम हरमीत किसी को ये कहे कि इसका IQ लेवल इतना ज़्यादा है कि एक आम इंसान का इतना ज़्यादा नहीं होता। या हम किताबों में पढ़ते हैं या हम मूवीज़ में देखते हैं, लेकिन आज आपको एक रियल खबर देनी है मैंने जहानत के एतबार से। इस बच्ची की उम्र ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 साल है। 2 साल की उम्र में कहा जाता है कि जब 6 माह की थी तो चीज़ों को इसने किताबों से देख के रियलिटी में पहचानना शुरू कर दिया था। और जब 18 महीने की हुई तो 18 महीने के बाद तो बाकायदा तौर पर इसने चीज़ों के नाम ही बोलना शुरू कर दिए और नाम इतनी रवानी से, इतने अच्छे तरीके से बोलती है कि बाकायदा तौर पर एक सोसाइटी है पूरी दुनिया में जो कि IQ लेवल की सोसाइटी, जहाँ पर एक इम्तिहान आपको पास करना होता है जिसके बाद ये आपको सर्टिफिकेशन मिलती है कि आप दुनिया के ज़हीन तरीन लोगों में से हैं। तो 2 साल बच्ची ने अपनी जहानत से दुनिया को हैरान कर दिया और अब उस सोसाइटी की जनाब ये मेंबर बन गई है जो पूरी दुनिया की ज़हीन तरीन लोगों की सोसाइटी है IQ के एतबार से। नाउ शी बिकम द मेंबर ऑफ दैट सोसाइटी। अच्छा, वैसे सोहा अगर हम देखें ना, ये सोशल मीडिया के आने के बाद इस किस्म की खबरें बहुत ज़्यादा आती हैं और ये कहीं ना कहीं हम तक पहुंच जाती हैं, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि माजी में भी हमारी सोसाइटी में आसपास हमने मुख्तलिफ ममालिक में, और आपको ये पता है कि एक वक्त था कि रिसाला आता था, एक मैगज़ीन आता था या पूरे मंथ का जो है एक पूरा का पूरा रिसाला जिसमें मुख्तलिफ स्टोरीज हुआ करती थी, तो उसमें ही हमें पता चलता था कि हाँ फला इलाके में ऐसा तेज़ तरीन जो है बच्चा है या उसकी ज़हनियत बड़ी तेज़ है, वो कैलकुलेट करता है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है क्वेश्चन का आंसर जो है, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती थी, लेकिन बहुत कम आती थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे सोशल मीडिया है तो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज जो चाहे वो अमेरिका से हो, पाकिस्तानी बच्ची
बच्चियां जो है वो भी आपने देखी इस तरह दीगर ममालिक से, तो कहीं ना कहीं वो हम तक पहुंच जाती है। और मेरे ख्याल में ये कुदरत की तरफ से एक ऐसा अनमोल तोहफा है जो कुछ बच्चों के पास होता है, और कहीं ना कहीं वो आगे जाके कुछ बड़ा रब ने उनसे काम भी लेना होता है। तो आपने दुरुस्त बात की, कहीं ना कहीं एक ही नाम जो हमारे दिलो दिमाग पर छाया, और यकीनन उनके जो कारनामे हैं वो भी बहुत बेतहाशा हैं। लेकिन बहरहाल नई दुनिया है, नया दौर है, नए दौर के नए बच्चे हैं, और आगे जाके कुछ नया करना है। और आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। एक बात तो ये कि अगर हम इस जहानत को देखें जिसमें 18 माह में सिर्फ आप ना सिर्फ चीज़ों की पहचान करना शुरू कर दें बल्कि उनको रवानी से बोलना भी शुरू कर दें, तो ये आपको दिखाने का मकसद भी यही है कि ना सिर्फ किताबों में, फिल्मों में, मूवीज़ में, बल्कि रियलिटी में भी हर दौर में आपको पता है ऐसे लोग तो पैदा होते हैं। लेकिन ये बच्ची जो है यकीनी तौर पर इसने दुनिया को हैरान कर दिया है। ये उस सोसाइटी की मेंबर बन गई है जो दुनिया की ज़हीन तरीन लोगों की सोसाइटी है, और जनाब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज करा लिया है कि सबसे छोटी ज़हीन छोटी सी तालिबा जो है वो अब उस बुक में जो है अपना नाम लिए और ये टाइटल लिए वहाँ पर रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर बेसिकली हमने आपको देनी है कि अगर आप अपने रिश्ते के लिए बहुत परेशान हैं तो या तो यहाँ से पूछ कर जाएं, और आपने जाना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने जाना है कोरिया, और वो भी जनूबी कोरिया, क्योंकि वहाँ पर हरमीत हम पाकिस्तान में कितनी ही बात कर लें इस बारे में कि आबादी बहुत बढ़ रही है, टू मच और बढ़ती चली जा रही है और यहाँ पर ब्रेक नहीं लग रही, लेकिन जनूबी कोरिया के लोग परेशान हो गए इस बात से कि वहाँ पर लोगों नए बच्चों की पैदाइश ही नहीं हो रही, आबादी ही नहीं बढ़ रही। उसके लिए अब हुकूमत ने एक इनिशिएटिव लिया है, मैं आपको वो बताती हूँ। अब आपका रिश्ता कराने की जिम्मेदारी आपके माँ बाप की नहीं बल्कि हुकूमत की है, और जनूबी कोरिया में लोगों के रिश्ते अब शहरी हुकूमत कराएगी। कैसे कराएगी मैं आपको उसका प्रोसीजर भी बता देती हूँ। वैसे प्रोसीजर हरमीत आपको और हमारे देखने वालों को ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, वो इसलिए कि ये एक ब्लाइंड डेट होगी। मतलब तमाम नौजवान लड़के और लड़कियां जो है वो इस ब्लाइंड डेट में आएंगे और बाकायदा उनको होस्ट किया जाएगा, एक दूसरे से मिलेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, अंडरस्टैंडिंग, केमिस्ट्री, कंपैटिबिलिटी, ये सब कुछ मैच होगा, और उसके बाद फिर वो रिश्ते इज़्दिवाज में बनेंगे। तो जनाब अब हुकूमत जो है वो आपके रिश्ते कराएगी। यहाँ पे तो घर में अम्मा अब्बा नहीं करा सकते, तो हुकूमत यहाँ अगर हम देखें एक तरफ तो हम अपनी आबादी के हवाले से सोच रहे हैं कि इस आबादी को कैसे कंट्रोल करें। बहुत सारे ममालिक जहाँ पे हम देखते हैं कि आबादी को बढ़ाने के लिए जो है नए तरीके ढूंढे जाते हैं। लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त, जो चाहे वो पाकिस्तान में हो, दीगर ममालिक में हो, और ख़ासकर बाहर बहुत सारे ममालिक में अगर हम देखें, वहाँ पे दोस्तियाँ होती हैं, ताल्लुकात इस्तेवार होते हैं, उसके बाद ताल्लुकात टूट जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। तो यही वजह है कि कहीं ना कहीं वो जो मयार पर ना उतरना, मयार पर उतरना, ये बड़ा मसला बन गया है। तो वहाँ पे ख़वातीन की डिमांड, फिर मर्दों की डिमांड, वो बहुत डिफरेंट है जिस तरह इस वक्त हम अपने मुल्क में देखते हैं। और मुख्तलिफ ग्रुप्स जो शादियों के लिए, ब्याह के लिए बने हुए हैं, तो उसमें आप अंदाज़ा लगा लें कि हर लड़की की क्या डिमांड होती है, लड़की की क्या डिमांड होती है। अब मैं बहुत सारी चीज़ें जब हमारे सामने आती बड़ी हैरान कुन है। लेकिन बहरहाल अब आबादी बढ़ानी भी, और हुकूमत की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वहाँ पर सख्ती बहुत ज़्यादा है, और अगर उनकी बात ना माने तो फिर बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। तो शादी अब आपको करनी होगी वहाँ पर। हाय बिल्कुल करना शुरू कर दे। तो मैंने तो खबर के पहले में आपको ये पूरा सोल्यूशन बता दिया कि अगर आप शादी करना चाहते हैं और माँ बाप इस चीज़ में आपके अब तक जो है वो काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं लेकिन कोशिशें नाकाम है, तो आप जनूबी कोरिया का रास्ता इख्तियार कर लें। हो सकता है वहाँ पे आपकी शादी भी बढ़ जाए, और फिर आबादी बढ़ाने का शौक तो वैसे ही पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर इस चीज़ की अशद ज़रूरत है। खैर हम भी आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर जो है बेसिकली वो है चाइना कॉपी। और चाइना कॉपी किसकी है? शाहरुख खान की, द किंग ऑफ बॉलीवुड। शाहरुख खान की चाइना कॉपी को देखकर हमारा हंसा निकले या ना निकले, लेकिन सलमान खान का निकल गया। वो इसलिए कि बेसिकली एक अवार्ड सेरेमनी में एक चाइना की कॉपी शाहरुख खान की वहाँ पर पहुँची सलमान खान के साथ सेल्फी बनाने के लिए। और उस दौरान आप अगर उनकी ग्लासेस देखें, उनके बाल देखें, उनके कपड़े देखें, इवन दो कि इसकी ऑडियो जो है उसमें आवाज़ भी जो है इस बंदे ने शाहरुख खान की ही निकाली है। अब आपके बिल्कुल साथ खड़े सलमान खान रोक ना सके। आपको पता है उनका जो लाफ्टर है ना वो वैसे बहुत ज़्यादा मशहूर है। आजकल वो बिग बॉस होस्ट कर रहे हैं वहाँ पर उनके। वैसे तो मुझे भी बड़ा मुश्किल से मैं कंट्रोल कर पाया एक्सप्रेशन सलमान भाई के हैं। जाहिर बात है यहाँ पे कोई और होता तो हैरान हो रहे हैं, क्योंकि वो ही रिएक्शन हुई एक्शन। ओके चाइना कॉपी लग रही है, जापानी कॉपी है वैसे। अच्छा हम ना सुना भी देते हैं हरमीत, सुनने में ज़्यादा मजा आएगा। जरा सुने कि इसने ऐसा क्या किया कि सलमान जो है वो कहका लगाए बगैर नहीं रह सके। जस्ट हैव अ लुक, सुने जरा। पठान और टाइगर एक है, एक्चुअली ये डायलॉग है शाहरुख खान की पठान मूवी का, और उन्होंने बेसिकली अगर हम देखें तो ये डायलॉग काफी मशहूर भी हुआ है, खासतौर पे बॉलीवुड में। आपको पता है इसकी मिमिक्री बहुत ज्यादा की जाती है। दूसरा टाइगर जो है, एक था टाइगर तो सलमान खान का, तो दोनों को मिला के भाई उन्होंने डायलॉग तो डिलीवर किया, लेकिन सलमान साहब ने हंसी बड़ी मुश्किल से कंट्रोल की, लेकिन फिर हंस पड़े।
अच्छा, हंस भी पड़े और वो हैरान भी हुए हैं। लेकिन खैर, लेकिन बहरहाल इसके लिए हरमीत आप कॉन्फिडेंस चेक करें ना, चाइना की कॉपी का कॉन्फिडेंस तो आप चेक करें ना, कि वो तो सलमान खान के साथ खड़ा है, शाहरुख खान की मिमिक्री कर रहा है, और क्या उसने देखिए पूरा अपना अटायर बनाया हुआ है, तो कॉन्फिडेंस पे दाद देनी पड़ेगी। खैर, जो उसने किया उस पर तो हादसा ही आ रहा है हमें भी और सलमान खान को भी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। सुबह सुबह काफ़ी हमने आपको लाफ्टर अटैक्स दे दिए। अगली खबर जो है बेसिकली, हाय हाय, रोज़ाना एक ऐसी खबर आ जाती है, ये दिल जलाने को ऐसी खबरें हम शामिल कर लेते हैं। तमाम वो लोग जो अभी इस दिसंबर में शादीशुदा होने का इंतज़ार कर रहे हैं, या ऑफिशियली पाकिस्तान में आपको पता है कि 2-3 महीने ऑफिशियली शादी के सीज़न के होते हैं, और आप अगर आजकल हमारा नक्शा देखें तो वहाँ पे आपको हर जगह कुल्ले नजर आएंगे सर पे लगाने वाले जो होते हैं दुल्हों के। इतनी शादियां हर मकाम हर लोकेशन पे हो रही हैं अगर ये रिसर्च की जाए। खैर, मैं आपको बताती हूँ खबर क्या है। रिसर्च पेपर की थीम पर मबनी ये अनोखा शादी का कार्ड, मतलब शादी का इनवाइट। अब शादी के इनवाइट से लेके, ड्रेस से लेके, फोटोग्राफी से लेके, वेन्यू से लेके, डेकोर से लेके, ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि मेन थीम होती है किसी शादी का। मेरे ख्याल से दूल्हे को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती जितने शादी की इन तमाम चीज़ों को इंपॉर्टेंस दी जाती है। खैर, आपका जो इनवाइट कार्ड है वो भी आजकल बहुत ट्रेंड है कि पहले देखे ना, एक मुंशी होता था, एक नाई होता था, अच्छा सा खासा सामान लेके जाता था, इनवाइट देता था, कार्ड घरों में डिलीवर किए जाते थे। अब जनाब डिजिटल कार्ड होते हैं, एक लिया और 10 बंदों को फॉरवर्ड कर दिया, आपको चला गया इनवाइट, आप आ जाएं। लेकिन इसके साथ हरमीत एक और बात ये भी है कि आपका कार्ड ज़रा मुनफरिद होना चाहिए, ज़रा डिफरेंट होना चाहिए। तो ये जो इनवाइट कार्ड है, इसकी जो थीम है वो एक रिसर्च पेपर की है। अगर आपने एमफिल किया हुआ है तो आपको पता होगा कि थीसिस जो होते हैं उसमें जो रिसर्च होती है वो कैसी होती है। बस ये कार्ड भी वैसा ही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि भाई वैसे तो ज़ाहिर बात है शादियों का सीज़न है और मैं 200-250 शादियाँ करा के उनको आशीर्वाद दे के इधर पहुँचा हूँ, लेकिन बात वही है कि यहाँ पे देखे वाकई में ऐसा लग रहा है कि भाई पहले से थीसिस तैयार है कि शादी के साइड इफेक्ट क्या है, बहुत सारे मसाइल क्या क्या होने वाले हैं, तो मेरे ख्याल में ऐसा लग रहा है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि अब डिजिटल दौर आ गया और बड़ा आसान है, लेकिन हाँ, हमारे यहाँ आज भी वही रीत रिवाज है कि भाई आप खुद नहीं आए, खुद इन्वाइट नहीं किया, व्हाट्सएप पे करोगे तो नहीं आऊँगा। लेकिन बहरहाल बाहर दुनिया में टाइम कम है, और यहाँ इस कार्ड को देखे पहले हम देखते हैं कि दूल्हा मियाँ जो है या दुल्हनिया जो है, कभी कभी वो ट्रैक्टर चला के निकल आती है, दूल्हे के पास पहुंच जाती है, या दूल्हा जो है वो पहुंच जाता है प्यास का हार लेके। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो कार्ड डिफरेंट, क्योंकि हर चीज़ थोड़ी सी मुख्तलिफ हमने दिखा के अपनी शादी को तो मुनफरिद बनाना है। अब ये कार्ड वाकई में ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सारी थीसिस पहले से तैयार हो चुकी हैं और एमफिल भी हो रहा है, आप कह सकते हैं शादी नहीं हो रही है कि इस शादी पे पहले बहुत रिसर्च हुई है। अगर आप इस थीम को चेक करें जो कि रिसर्च पेपर का थीम है, एक थीसिस का थीम है, उसमें एब्स्ट्रैक्ट होगा, कंक्लूजन होगा, बहुत सारे मफरूजे होंगे, और ऐसा पूरा थीम जो है उन्होंने पहले ही निकाल लिया है। उन्होंने पूरी शादी पे थॉरली पहले रिसर्च कर ली है, उसके बाद पहले रिसर्च पेपर निकाला है और बाद में प्रैक्टिकल। खैर, खबर अच्छी है, इंटरेस्टिंग है थोड़ी सी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पे चलते हैं, वो भी शादी की खबर है। हम क्यों शादी की खबरें आपको ना दें, आप इर्द गिर्द हर जगह शादियाँ ही देख रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि शादियों की भी सारी खबरें ढेर सारी जो अनोखी हैं वो आपको दिखाते हैं। नारोवाल के ये मनाजिर जो कि आप देख रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से नॉर्मल मनाजिर हैं। आप किसी भी शादी में जाते तो जब बारात आती है तो ऑब्वियसली नोटों की बारिश की जाती है, और इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो नोट उठाने के लिए, खासतौर पे जो बच्चे होते हैं, ये बच्चे भी नजर आ रहे हैं इस वीडियो में, और ये लूटने का जो है ना पैसे, ये एक रिवाज है। लेकिन आपने कभी ऐसी शादी देखी है जहाँ पर नोटों के साथ साथ आपको मोबाइल्स और परफ्यूम्स भी लूट सेल में मिले? मैं आपको दिखा रही हूँ। नारोवाल की जो शादी है इसमें ना सिर्फ उन्होंने नोटों की बारिश की है, बल्कि बारिश हुई है मुख्तलिफ मोबाइल्स की, मुख्तलिफ परफ्यूम्स की और ऐसे गैजेट्स की। तो आजकल अब ये ट्रेंड देखिए चेंज हो गया है ना, पैसे अब आपने क्या लूटने हैं। अरमीत, बचपन में कभी आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, कभी पैसे लूटे किसी शादी में? लेकिन अब तो मोबाइल लूटने का ये इट वाज फन। हाँ, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि अब कोशिश ही की जाती है कि हमने तो बहुत सारी ऐसी शादी देखी कि इसमें डॉलर्स वगैरह जो है पहले और मुख्तलिफ किस्म की चीज़, लेकिन अब मोबाइल का फेंकना या फिर कहीं ना कहीं परफ्यूम जो है वो भी शादी में। अब मुझे याद है कि एक शादी में कोल्ड ड्रिंक जो है वो फेंक रहे थे एक देहात में, और पंजाब के एक इलाके में मुझे इनवाइट किया गया था। उसमें 2-3 जख्मी जो मेरे सामने, मैंने देखा कि उनकी किसी की नाक से खून बह रहा था, किसी के सर से, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी और उसमें हर एक बंदे ने भाई कोल्ड ड्रिंक तो लेनी थी। सो बहरहाल यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि अगर परफ्यूम और वो भी शीशे वाली बोतल तो किसी का सर फट गया तो, लेकिन बहरहाल लोग हैं, एक्साइटेड हैं, और किसी के हाथ मोबाइल चढ़ रहा है, किसी के हाथ परफ्यूम आ रहा है, किसी के हाथ भाई बहुत सारा पैसा। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर मैं कहूँ ना,
तो आप किसी के भले के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहें, क्योंकि इस नुमाइश से बेटर है कि 2-3 किसी के घर जो है आप कोई राशन पानी पहुंचा दे तो मेरे ख्याल में उसका भला हो सकता है। बहरहाल लोगों के एक्साइटमेंट का अपना एक तरीका है और उनके पास जितना पैसा है उस तरीके से वो फिर एक्साइटमेंट। अच्छा हरमीत, एक और फैक्टर जो है ना वो ये भी है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपने इस चीज़ को कीप इन माइंड रखना है कि आपने पैसा जो है उसका कहाँ इस्तेमाल करना है। लेकिन आपको पता है नारोवाल की अगर हम बात करें या गाँव साइड की बात करें तो वहाँ पर पूरा साल इस चीज़ का इंतजार किया जाता है कि अगर चौधरियों की शादी होगी तो क्या होगा और अगर अराइयों की शादी होगी तो मतलब इस तरह का पूरा सीन होता है ना। तो वो अपने असर रसूख को मेंटेन रखने के लिए, ट्रेंड सेटर बनने के लिए, अब वो परफ्यूम हो, नोट हो, मोबाइल हो या सूट हो। वैसे सोहा पहले बारातें जब आती थी ना तो छोटे से बच्चे को हमारे इलाकों में छज में उसमें चावल होते थे, बहुत सारी चीजें होती थी, स्वीट्स वगैरह, और उसी में पैसे होते थे, वो डाले जाते थे। तो हम छोटे छोटे थे, हमारी नजर भी उसी पे होती, तो पैसे वगैरह जो है पहले हम अपनी पॉकेट में रख लेते थे, पैसे चावल जो है वो हम बारातियों में फेंक देते थे। तो ये एक रिवाज था और आपकी बात दुरुस्त है कि मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ रीत रिवाज है। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये खूबसूरत सी प्यारी प्यारी छोटी छोटी रवायात है जो कि गांव में आज भी जिंदा है। शहरों में तो खैर आप इसको अब मांद पड़ता ही दिखाई दे रहे हैं और हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा इस चीज़ को यहाँ प्रैक्टिस नहीं किया जाता, लेकिन गांव में अभी भी आप जाएं तो वहाँ पर सारी रस्मों को बखूबी अदा किया जाता है और वही वहाँ का हुस्न भी है और खूबसूरत भी लगती है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगली खबर हमने आपको देनी है एनाकोंडा की। ओ माय गॉड, नाम सुनते साथ ही हमें एक हॉरर सी एक फील आना शुरू हो जाती है। लेकिन जनाब क्या ही महारत है इस बंदे की, मतलब इसको मुझे लगता है इश्क और मोहब्बत होगा सांपों से या जंगली हयात से, जिसकी वजह से इतना ये महारत से इसने इस एनाकोंडा को पकड़ा है। एक इंस्टाग्राम अकाउंट है टार्जन के नाम से, उस पर ये वीडियो शेयर हुई। एनाकोंडा को पकड़ना या मूवीज़ में अगर आप इनको देखें तो ऑब्वियसली एक ऐसी डेंजर है जिससे हर बंदा ही दूर भागता है और कोशिश भी नहीं करता। लेकिन इस बंदे को अगर देखा जाए तो इसने बड़ी महारत से, आराम से, सुकून से माहौल बनाकर इस एनाकोंडा का शिकार किया है और क्या एकदम से हमला किया, काबू किया। और ये रियल टार्जन, इसके बाद मेरे ख्याल से इसे कहना गलत नहीं होगा। ये वीडियो जनाब 17 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने अब तक देख लिया और लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं इसको कि भाई एनाकोंडा को दूर से देखना ही बहुत ज़्यादा खौफजदा कर देता है आपको। तो आपने कितनी महारत से आराम से उसको पकड़ लिया और काबू भी देखे ना कैसे किया हुआ है, पूरी तरह काबू किया हुआ है। हालांकि सोहब बसामने से, चाहे वो अब ये तो एनाकोंडा है, दीगर सांप वगैरह जो सामने आते बंदे वैसे बड़े बुरी हालत हो जाती, लेकिन मैंने देखा है कि बड़े महारत से। हमारे साथ एक बंगाली था और वहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा जंगल थे। तो वो बंगाली जिस तरीके से सांपों को जो है बड़े ज़बरदस्त किस्म से अटैक करके उनको अपने गिरफ्त में ले लेता था और बाकायदा बगैर किसी खौफ के बड़े जहरीले सांप मेरे सामने उसने पकड़े हैं। तो ये बड़ी महारत का, ये जिस तरीके से, और काफ़ी ट्रेनिंग जो है उसके लिए दरकार होती है। लेकिन इनको अगर आप देखें वाकई में रियल हीरो ये नज़र आता है। अगर हम फिल्मों वगैरह में तो देखते हैं, लेकिन जो रियल है, रील और रियल बड़ा फ़र्क है। लेकिन वाकई में अगर देखना है तो आपकी बात दुरुस्त है कि इतने मिलियंस लोगों ने देखा है, तो उसकी वजह ये कि उनकी बहादुरी को अगर आप अंदाज़ा लगा लें, हौसले को देखें और जिस तरीके से उस सांप को वो काबू कर रहा है। अच्छा हरमीत, ये रियल और रील वाली बात जो आपने की है ना, यही कोट करके इस खबर को यहाँ कंक्लूड कर देते हैं कि ऑब्वियसली वो अकेला तो वहाँ होगा नहीं, इर्द गिर्द लोग भी होंगे और उसने कोई ना कोई प्रिकॉशंस भी की होंगी और एहतियात के लिए इर्द गिर्द उसकी हेल्प के लिए लोग भी मौजूद होंगे। तो अच्छी बात है, इंटरेस्टिंग है। लेकिन रील को देखते वक्त ज़रा रियलिटी को भी कीप इन माइंड रखा करें, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। सो वी आर डन विद आवर डोज, जिसे हम कहते हैं डेली डोज। एक ब्रेक लेनी है, क्विक सी ब्रेक के बाद हम अपने सिनेरियोज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपने हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वतन वापस आने के बाद इस चीज़ का काफ़ी बेसब्री से नून लीग इंतजार कर रही थी और इंतजार अब खत्म हुआ। एवन फील्ड रेफरेंस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया और बरियत के बाद कल उनका पुरतपाक इस्तकबाल रायमंड में किया गया और इसके बाद अब जो है वो इंतखाबात की टूवर्ड्स राहें जो है वो मजीद हमवार हो गई हैं हरमीत। लेकिन इन राहों में साथ साथ जो दोस्त साथ चलना चाह रहे हैं उनका भी जिक्र कर लेते हैं। MQM पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि वो साथ चलने के लिए बिल्कुल हम वक्त तैयार है और तैयार होने के साथ साथ जो है वो मुश्तरका उम्मीदवार खड़े करने की भी बात की जा रही है। पंजाब का एक टारगेट हरमीत, यकीनी तौर पर बड़ा टारगेट है, जिसके लिए दोनों जमातें जो है वो एक साथ अपने उम्मीदवार मुश्तरका तौर पर खड़ा करना चाहते हैं और इंतखाबात का मार्का जो है वो सर करना चाहते हैं। आप क्या समझते हैं इस हवाले से? एक्टिविटीज़ जो है वो अब काफ़ी तेज़ हो गई कंपैरेटिवली पहले से ज़्यादा।
सोहा, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि हम देख रहे हैं कि एएनपी ने तो पहले से टिकट्स तकसीम कर दी है। दीगर जमातों की अगर बात की जाए तो एक्टिविटीज़ हमें खासकर पीपल्स पार्टी बड़ी एक्टिव नज़र आती है, दीगर जमातें भी। लेकिन नून लीग जो है, अभी तक ये सारा मामला यही देखा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब की नाअहली और दीगर चीज़ें अभी भी पेंडिंग में पड़ी हैं। तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह अदालतें उनको बड़ी ज़बरदस्त तरीके से रिलीफ दे रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त समत में जा रही है। और इस वक्त इलेक्टेबल्स की एक बहुत बड़ी तादाद जो है, एक तरफ तो नवाज शरीफ साहब के साथ इत्तेहाद या उस पार्टी में शमूलियत करती जा रही है, तो दूसरी जगह हमने ये देखा कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है, यानी इस्तेहकाम पार्टी जो है, वहाँ पे भी लोग अपनी ज़िंदगी में इस्तेहकाम लाने के लिए उसको भी ज्वाइन कर रहे हैं। कल आपने देखा तहरीक इंसाफ के 3 मजीद विकटें जो हैं वो उन्होंने गिरा दिए। इस सारी सूरत हाल में अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा फोकस इस वक्त बलूचिस्तान पे है। उसकी वजह आपको पता है कि आने वाली मादनियात या दीगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बलूचिस्तान की तरफ आ सकती है। फिर हम ये देख रहे हैं कि बाप जो है, जिस तरीके से वो बाप बिखर गया है, अब कुछ लोग जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ उनका झुकाव है। तो नवाज शरीफ साहब ने पहला इलेक्शन की जो पहली मुहिम है उसका आगाज उन्होंने बलूचिस्तान से तो कर लिया है, और बहुत बड़ी बड़ी विकटें जो हैं उन्होंने अपने साथ शामिल कर ली है। लेकिन इस वक्त फिर भी पीपल्स पार्टी का फोकस, क्योंकि साउथ पंजाब से उम्मीद की जा रही थी कि बड़े नाम जो है नून लीग में भी शामिल हो जाएंगे, पीपल्स पार्टी आस लगाई बैठी थी। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि वहां से पीपल्स पार्टी को काफ़ी नाउमीदी तो हुई है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस्तेहकाम में हम देख रहे हैं कि जोग दर जोग जो लोग हैं उनको शामिल किया जा रहा है। और जाहिर बात है, इस्तेहकाम इलेक्टेबल्स की पार्टी है, और जिस तरीके से ये पार्टियां आती हैं, आपको पता है, फिर कहीं ना कहीं कुछ अरसे तक तो ये कायम दायम रहती है, लेकिन उसके बाद फिर ये बिखर जाती हैं। आपके सामने काफ लीग है, दीगर जमात इस तरह है, बाप को अगर आप देख लीजिएगा। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि नून लीग, एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात कर रहे हैं, खासकर पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ तो खुल के ये बात कर रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा। लेकिन अब हैरानी की बात है कि नून लीग कह रही है कि हमें अच्छा, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, गिला बाकी जमातें तो कर रही हैं, लेकिन एमकेएम का इस हवाले से ऐसे को गिरा नहीं, बिकॉज नून लीग के साथ चलने के लिए एमकेएम पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है। इसी पर हम बात कर लेते हैं। खुशबख्श शुजात साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है एमकेएम पाकिस्तान, किनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। खुशबख्श साहिबा बहुत खूबसूरत लग रही है, बिकॉज ऑरेंज इज विंटर कलर, तो ऑन स्क्रीन तो बहुत अच्छा लग रहा है। होपफुली कि आपका दिन का आगाज बड़े बेहतरीन अंदाज में हुआ होगा। ये बताइएगा कि अगर हम एमकेएम पाकिस्तान की बात करें तो बाकी तमाम जमातें ये गिला कर रही हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, लेकिन आप लोग जो हैं वो बिल्कुल तैयार है मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा करने के लिए। इस हाई टाइम टू कोलैबोरेशन और जो भी अलायंस होना है, और हो भी रहा है, मुख्तलिफ जमातों का कोई जा रहा है कोई आ रहा है, ये आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं। आप क्या समझती हैं कि किस कोलैबोरेशन प्लान के साथ आप लोग इंतखाबात में उतर रहे हैं नून लीग के साथ? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए बीबी, पाकिस्तान में हमेशा जब भी कभी इलेक्शन का मौसम आता है, मैं यही कहूँगी, क्योंकि वो मौसम आता है, कभी वो मौसम धुंध की नज़र हो जाता है, कभी वो मौसम जो है वो खुशगवार हो जाता है, और कभी आंधियाँ चल पड़ती हैं। तो जी हाँ, तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो इब्तिदा इश्क है। अभी तो देखिए आगे आगे होता है क्या, हमें और आपको क्या पता कि पता नहीं मौसम के जो रुख बदलने वाले हैं वो कहाँ रुख बदलना चाह रहे हैं। एक बात मैं आपसे और कहूँगी कि जिस तरह हमेशा कराची में ठंडी हवा चलती है तो हम कहते हैं भाई ये तो कोयटा से आ रही है, ठीक है, और अगर हमारे यहाँ कभी बारिश हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये पंजाब से बादल यहाँ आ गए हैं। ठीक है। तो इसी तरह यहाँ का मौसम तो पूरे पाकिस्तान के मौसम के साथ तब्दील होता रहता है, और उसी के साथ हमें अपनी स्ट्रेटजीज बनाना पड़ती हैं। आपने मुझसे पूछा कि जी जो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है या नहीं। हाँ, लेवल प्लेइंग फील्ड, ये लफ्ज बहुत ज्यादा आजकल आम ज़दे खासो आम हुआ है, लेकिन मैं यहाँ ये कहूँगी कि देखिए नए नए हमारे पास कुछ अल्फाज निकल आते हैं हर दफ़ा। सियासी तौर पे हमारे अल्फाज बड़े मुख्तलिफ हो जाते हैं। एक लफ्ज़ और नया निकल आया कि बयानिया, ये हमने पहले कभी नहीं सुना था, अब बयानिया निकल आया था, अब ये लफ्ज़ निकल आया है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि देखिए कभी भी पाकिस्तान की तारीख में अगर कभी आप निगाह उठा के देख लें कि कौन सा ऐसा इलेक्शन था जिसे आप कहेंगे कि तमाम पार्टीज ने मुश्तरका तौर पर कबूल किया, उसके नताइज को मुश्तरका तौर पे कबूल किया, और वहाँ खुशी खुशी सब आराम से फिर जिंदगी बसर करने लगे।
ऐसा कभी नहीं हुआ। इख्तिलाफ राय की इंतहा होती है। साहिबा, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, एक बना रही है और हम आप लोग जो है नून लीग के साथ आपका सवाल, सॉरी, आपका सवाल जो था उसका जवाब मेरा पूरा होने दें। आपने फरमाया कि नून लीग के साथ जो हमारी अलायंस बन रही है, देखिए पार्टीज अपनी अलायंस बनाती हैं और हमें भी आज़ादी है कि हम अपने अलायंस बनाएं, और जिस वक्त हमें जो मुनासिब लगेगा उसके हिसाब से हम खड़े हो जाएंगे काम करने के लिए। हमें काम करना है, हमें इस जमहूरी सिलसिले में अपना हिस्सा डालना है। ठीक है जी हरमीत, ओवर टू यू। खुशबख्श साहिबा, अगर हम देखें, आप लोग वादे भी बहुत कर लेते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां, जो पार्टी आती है हुकूमत बनाती है उनके बेंचों पर भी आप बैठ जाते हैं, बड़ी बड़ी वजारतें भी मिल जाती हैं, लेकिन इस बार हमने देखा है कि एक तरफ तो आप लोगों ने पहले ही इत्तेहाद कर दिया है, लेकिन कल आपने देखा कि जो 25वीं आईनी तरमीम का जो मामला था एमक्यूएम की जानिब से जो मुसविदा पेश किया गया है, उसमें कहा गया है कि जो सियासी जमात इसकी हिमायत करेगी हम उसके साथ इत्तेहाद करेंगे। तो एक तो आईनी मुसविदा आपने बाद में पेश किया, ये इससे पहले पेश किया था नून लीग के साथ जो इत्तेहाद करना था आपने? देखिए, नून लीग के साथ जो इत्तेहाद हुआ है उसमें हमारे उनसे बहुत सारी बातें जो है वो तय हुई हैं, टेबल पे बैठ के बाकायदा। कभी हमारी लीडरशिप गई है पंजाब, कभी वो लोग आए हैं कराची, और ये कोई एक दिन का फैसला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें तो उनके सामने पहले रख दी गई और उसके बाद ये हमने इल्हाक कर लिया। होता ये है सियासत में कि इसका तो आपको पता है ना, कोई दिल ही नहीं होता सीने में सियासत के, और आपको पता है कि नशेबो फराज बहुत आते हैं। वक्त के साथ साथ अक्लमंद वही होता है, ज़हीन इंसान वही होता है जो हालात को समझते हुए, तूफ़ान के धारे को देखते हुए अपनी कश्ती को किसी तरह उस तूफ़ान से निकाल के ले जाए। आप इसको हिमाकत ही कहेंगे ना, कि अगर तूफ़ान में कश्ती फंसी हुई है और इंसान उसमें से अपने आप को निकालना ना चाहे। तो जो पाकिस्तान की सियासत है ये एक बड़ी तूफ़ानी सियासत है, और इस वक्त तो इस तूफ़ान में भौचाल आया हुआ है, आपको और मुझसे ज़्यादा पता है। इन हालात में MQM अपनी सर्वाइवल की भी जंग लड़ रही है। देखिए, हमारे पास चौमुखी लड़ाई है, क्योंकि हम अपनी सर्वाइवल की भी जंग में हैं, क्योंकि हम अपने उसी मेयार पे आना चाहते हैं जिस मेयार को दुनिया ने देखा है कि जब MQM हुकूमत में आती है, या उसको कोई इख्तियार मिलता है, या उसको कोई पावर दिया जाता है, या उसके हाथ खोले जाते हैं, मैं ये लफ्ज़ कहूँगी, तो वो कारकर्दगी करके दिखाती है। खुशबख्श साहिबा, ये बताइए कि जो तूफान का आप जिक्र कर रही हैं पाकिस्तानी सियासत के हवाले से, तो कि तूफान का रुख किसी ने बता दिया कि तूफान इस तरफ आने वाला है, आप नून लीग की कश्ती में बैठ जाएं? आपको पता है ना कि तूफान जब आता है तो उसका रुख जो है वो खुद मुतय्यन करता है, वो खुद मुतय्यन करता है। तूफान का रुख बताया नहीं जा सकता, लेकिन वक्त के साथ अक्लमंद शख्स वही होता है जो मसलहत अंदेजी के साथ और अपने लोगों को तबाह किए बगैर। देखिए, हम अवामी जमात हैं और हम बहुत ज़्यादा अवाम में उतरे हुए लोग हैं, हम बड़े जवाबदेह हैं। आप यकीन कीजिए, मैं भी बाहर निकलूंगी अपने स्कूल से और 4 लोग वहाँ खड़े होकर मुझसे सवाल करने लगेंगे। ऐसा आपको कहीं कोई मिलता है? हम नुमाइंदे वो हैं, कराची के नुमाइंदे, हमें बाजार में सड़कों पे रोक के भाई अब क्या हो रहा है, अब आप लोग क्या करने वाले हैं, हम जवाबदेह हैं। मैं जिस हल्के से 3 दफ़ा इलेक्शन लड़ चुकी हूँ, वो हल्का मुझसे सवाल करेगा, और क्यों नहीं करेगा, उसका हक पहुँचता है कि मुझसे सवाल करे कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हम वो क्यों कर रहे हैं। तो हमारे साथ मसाइल दीगर जमातों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हमारे यहाँ कोई वडेरा और कोई महलों में बैठा हुआ अकेला इंसान नहीं है, हम लोगों में घूमते फिरते हैं। अच्छा, तो जो जितना ज्यादा आवाम के करीब होता है वो उतना ही जवाब। अगर हम कह दें कि आप अवामी हैं, अवामी पार्टी है, अवाम में रहते हैं, अवाम से वोट मांगते हैं, फिर अवाम के पास वापस भी जाना होता है, हमारा वो सीन नहीं है। अगर बताएं, अगर पार्टी के इंट्रा पार्टी सीन की हम बात करें तो बहुत सारे लोग हैं, विकटें गिर रही हैं, चाहे वो PTI की हो, नून लीग की हो, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। बहुत से लोग MQM पाकिस्तान से भी अलग हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि पार्टी के अंदर भी कोई इस तरह की, देखिए बाहर पार्टीज का आपस में अलायंस होना या मुखालफत होना वो ठीक है, लेकिन पार्टी का मजबूत होना इन फ्रंट ऑफ अदर पार्टीज ये भी तो बहुत जरूरी है। तो पार्टी के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, क्या चीजों को मनाया जा रहा है, टास्क दिए गए इस तरह से कि जो लोग बाहर जा रहे हैं उनकी क्या वजूहात है, उनके क्या रीजंस है, दे वांट टू लेफ्ट? देखिए, जो पार्टी को छोड़ के जाते हैं ना, उनके लिए खालिद मकबूल भाई ने एक बहुत ज़बरदस्त जुमला कहा है, वो आप नोट कर लीजिए। उन्होंने कहा कि हम उन पार्टीज के मशहूर हैं जो MQM का कचरा उठा के जा रही है। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगी।
ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, इससे आगे कुछ तो बनता जिस भी पार्टी नहीं। का भी कचरा कोई और पार्टी उठा के जाती है, हाँ। देखिए जिस पार्टी का भी कचरा कोई और उठा के जाता है, वो कचरा वहां जाके भी उतना ही ताफुन फैलाता तो है। फिर इस बारे में ये भी कह दें कि अगर हम इस तहकामे तो ये खुशबक साहब एक और चीज, जो बहुत सारे लोग आपसे पार्टी से गए थे, दोबारा शामिल हुए, तो वो भी मतलब ताफुन फैलाएंगे ना आपकी पार्टी में, तो उनको क्यों इजाजत दी आप लोगों ने फिर? देखिए घर से कोई शख्स जाता है, अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते। और घर के खानदान से अगर कोई निकल के चला जाता है, खानदान में वापस आता है, उसको दोनों हाथों से वेलकम करना चाहिए, वो आपका अपना है। अच्छा, गैर नहीं है। उसको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए ये बताएं। देखिए ना, अगर एक गलती आपने की तो क्या इस चीज की गारंटी कि वो गलती आप बार बार नहीं करेंगे? बार बार करेंगे तो वो तो आपकी आदत है, फिर गलती तो ना हुई। देखिए गलती नहीं होती पॉलिटिक्स में। मैंने आपसे कहा ना, वक्त के साथ बहुत सी तब्दीलियां होती हैं, बहुत से वक्त आते हैं, बहुत बड़े कम लोग होते हैं जो पाए मतलब अपने इस्तक़लाल को जुम्बिश ना दें और जो वहीं खड़े रहें और उन्हीं तूफानों का मुकाबला करते रहें। आप आजकल देख रहे हैं ना, जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, जिन्होंने तब्दीलियों के नारे लगाए, जिन्होंने तब्दीलियों के तराने लिखे, वो आज कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं? तो ये तो आप नहीं कह सकती कि सिर्फ MQM से कुछ 4 लोग चले गए। ये वाहिद जमात है कि इसमें आम आदमी शामिल है, वो लोग शामिल हैं जो बिल्कुल ही आम सतह पे काम करते हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ को जानते हैं। अगर वो बसों की बात कर रहे, ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो उन्होंने बसों में सफ़र किया है। ठीक है। अगर वो कच्ची आबादियों की बात करें तो कच्ची आबादियों से निकल के आए हैं। तो मीन्स आप ये नहीं कह सकते कि कोई आसमान से अचानक ये बता दें कि खुशबक साहब एक और चीज, अगर हम देखें जो आप फरमा रही हैं तहरीक इंसाफ की अगर बात की, जिस तरफ आपने इशारा किया, एक वक्त था कि आप उनके हुकूमती बेंचों पर रहे और कहीं ना कहीं एक दूसरे को डिफरेंट भी करते रहे, लेकिन सियासत है, आपने दुरुस्त बात की कि रुख बदल जाता है, तूफान आते हैं तो फिर बदलना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे कि तहरीक इंसाफ इस वक्त जिस किस्म के हालात है कि वो उनको इजाजत नहीं है, लग ऐसे रहा है, कन्वेंशन वगैरह भी इजाजत पुलिस पकड़ लेती है, तो कराची कहीं ना कहीं मैदान आपको ग्राउंड खाली नजर आता है। कितना टफ टाइम आप लोग दोगे पीपल्स पार्टी को, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस वक्त अकेले है और कहीं ना कहीं लग रहा है कि नून लीग, GD है, दीगर जमातें आप उनको बड़ा मुश्किल में उनको डाल सकती हैं? देखिए मैं ऐसी मुश्किलात हर पार्टी पे आई हैं 75 सालों में। आप ये नहीं कह सकते कि आज सिर्फ और सिर्फ PTI पे ये मुश्किल आ गई है। कितने कायदीन गिरफ्तार रहे, कितने कायदीन पे कितना मुश्किल वक्त आया, कितने वर्कर्स ने कितनी मुश्किलात उठाई, कितने लोग जेलों में गए। हर पार्टी की तारीख पहले पढ़ी जाए। मुझे अफसोस ये होता है कि लोग ना जानते हैं कि 92 में क्या हुआ, 98 में क्या हुआ, 2002 में क्या हुआ, और उसके बावजूद वो सियासत पे गुफ्तगू करते हैं। आपने जो ये बात कही कौन किसको कितना टफ टाइम देगा, ये तो बैलेट बॉक्सेस बताते हैं, ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसको कितना टफ टाइम देगा। जिसने जितना आवाम के दरमियान उतर के काम किया है और जो आवाम के नज़दीक होगा उससे उतना ही फ़ायदा होगा, उतनी ही कामयाबी होगी। आपने कहा कि जी इस वक्त जो उनके लोग उठाए जा रहे हैं, आपको 92 भूल गया, पक्का किला भूल गया, आप कस्बा अलीगढ़ भूल गया, ये सारी तारीख है। तो और एक बात और मैं आपसे कह दूं ना, आप हाल की बात करें, मैं आपको एक जुमला सुना देती हूँ। जो कौमें अपनी तारीख याद नहीं रखती उनका जोग्राफिया बिगड़ जाता है। हमें याद रखना पड़ेगी तारीख। तो तारीख से आप सीखते भी नहीं है ना खुशबक साहिबा, तारीख तो दोहरा रहे हैं हम दोबारा। लेकिन हरमीत देखें, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन यादें माजी अजाब है यार। ये भी तो देखिए ना, एक मुहावरा, एक जुमला है ना, अजाब भी तो बहुत पड़ते हैं हमें। अगर रिकॉल करना शुरू करते हैं हम चीज़ों को, तो देखिए बार बार सर्कल में वही चीज़ें रिपीट होती चली जाती हैं। चीज़ें कोई चेन कहीं ब्रेक भी तो होनी चाहिए। खैर हम रोजाना बात करते हैं। खुशबक साहिबा, बहुत मजा आया आपसे बात करके, आपसे इंटरेक्शन करके। आप कंक्लूड कर दें, आप क्या करना चाह रही हैं, प्लीज बोलें। देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये ना सोचा जाए कि ये आज ही हुआ है। ये तारीख है जो अपने आप को दोहराती है, ये तारीख अपने आप को दोहरा रही है, और इसीलिए कभी ना बड़ा बोलना चाहिए, ना किसी से ऐसी बात कहना चाहिए कि जो आपके ऊपर पड़ जाए तो आप उठा ना सकें। बस ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत इंटरेस्टिंग रहा आपसे बात करना। और बातें जो उन्होंने की, बातें सारी सच थी, लेकिन अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कोट उन्होंने कोट किए वो बनते हैं, क्योंकि वो पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो और प्रोडक्टिव बनाने के लिए इस पूरे प्रोग्राम को और खासतौर पे सेगमेंट को अगर मैं इंट्रोड्यूस कराऊं तो सेगमेंट के शुरू में मुझे आपसे एक सवाल करना है। जितने भी व्यूअर्स स्क्रीन के उस तरफ मुझे देख रहे हैं और अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि 5th क्लास 6th स्टैंडर्ड या 7th स्टैंडर्ड का कोई सबक आपको याद हो तो शायद आपको रिकॉल करने में थोड़ा मसला होगा, लेकिन अगर आपको याद है हरमीत तो अलिफ बे याद है, ABC याद है और 1-2 याद है। 5वीं 6ठी क्लास में क्या पढ़ा, इवन 9-10 में क्या पढ़ा, वो एज अ होल तो हमें याद है, लेकिन अगर मैं किसी सबक की बात करूं तो आपको याद नहीं होगा। बस एट द सेम टाइम और हम देखते ये हैं, हम इस पर एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि बच्चों को भी अगर आप समझते हैं कि जिस ज़माने में उन्होंने ABC याद किए तो उनको वो याद है और 5वीं 6ठी का सबक याद नहीं है। तो बेसिकली आप देखिए, अगर आपके सामने कोई बच्चा बैठा हुआ है और आप ये कह देते हैं कि इसको तो पता नहीं चल रहा, तो आप सरासर गलती पे हैं, क्योंकि उस उम्र में पहले 2 से 3 साल 50% मेमोरी बच्चे की बन चुकी होती है। जो वो उस वक्त देख लेता है, जो सुन लेता है, जो याद कर लेता है, फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ वो उसके साथ ही रहता है। लेकिन हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। हमने आज इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है कि ना सिर्फ बात करके बहस करके हम ख़त्म कर दें इस टॉपिक को, बल्कि सोल्यूशन निकाल के आपके सामने रखें कि भाई आपने बच्चों को वक्त देना है और उनकी अर्ली एज में देना है। ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अर्ली एज में बच्चे को आजकल हमने एक ही सोल्यूशन रखा हुआ है, उनको फ़ोन पकड़ा देते हैं और वो खुद ब खुद ही उनको लगता है कि उनकी अपब्रिंगिंग हो रही है। हम पहले पेरेंट्स उनको टाइम नहीं देते, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर उनके पास टाइम नहीं होता। तो ये गैप जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। कैसे ख़त्म कर सकते हैं इस गैप को, या कम से कम करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। ये कोशिश आज हम भी करेंगे। जो पैनल मेरे साथ, उनका तारुफ मैं करवा देती हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ ज़ीशान ज़िया राजा साहिबा मौजूद हैं, हमारे तालीम है, इनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। फयाज अहमद साहब भी स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है, पेरेंटिंग काउंसलर हैं, इनको भी आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फयाज साहब बहुत शुक्रिया आपके आने का। ज़ीशान साहिबा आपसे आगाज़ कर लेते हैं, क्यों इतने मसरूफ़ हो गए हैं आज के पेरेंट्स? जैसा आपने सोहा, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूँ। इनिशियली भी आपने कहा कि 3 साल की उम्र में बच्चे का ब्रेन डेवलप हो जाता है, 6 साल की उम्र में कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है। उसका जो फुल साइज ऑफ ब्रेन है वो डेवलप हो चुका है 100%। अब जो उसके अंदर ग्रूव्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। हमारा जो एनवायरनमेंट है या हम सब की जो हम उसके अंदर चीज़ें डाल रहे होते हैं ना, उससे उसके ग्रूव्स बन रहे होते हैं। सो हमारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हाथ जो पेरेंट्स के होते हैं, ठीक है, और वो हाथ बच्चे की परवरिश, निगहदाश्त, उसकी काविंग, उसको जो मोल्ड कर रहे होते हैं ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखें, अपनी चीज़ है ना, बच्चा मेरा है, तो आप मुझे बताएं कि माँ बाप कितना इम्पोर्टेंट होगा उसके लिए, और बच्चा किया क्यों, ये भी तो सोच इम्पोर्टेंट होनी चाहिए ना, कि अगर आपने बच्चा कर लिया है तो क्या उसकी इम्पोर्टेंस थी, या आपने सिर्फ किसी को दिखाने के लिए, या आपने रिलेशनशिप प्रेशर में, फैमिली में आपने उस बच्चे को पैदा किया है, तो आपका मकसद क्या है? आपने उसको एक अच्छा इंसान बनाना है, उसको अपने पायलट, डॉक्टर क्या बनाना है, इन सब कोई एम तो सेट होगा ना। कोई खिलौना तो है नहीं, खिलौना तो है नहीं। फयाज अहमद साहब, आपकी तरफ आऊँगी। आप मुझे बताएं कि हमने आज इस चीज़ पर बात करनी है कि वालिदैन ने बच्चों को वक्त देना छोड़ दिया है। बीइंग अ पेरेंटिंग काउंसलर, आप क्या समझते हैं कि आजकल पेरेंटिंग एक साइंस बन गई है? पहले वाले पेरेंट्स क्या थे? बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे मैडम ने बात की है कि 6 साल की उम्र में बच्चा जो है उसका माइंड मुकम्मल तौर पर ग्रो कर जाता है। अब इस बात को जहन में रखते हुए आप देखें कि पहली बात तो ये है कि पेरेंट्स को ये नहीं पता कि हमने बच्चा किया क्यों, क्योंकि हमारे निसाब के अंदर या हमारी सोशल ट्रेनिंग के अंदर पेरेंटिंग के ऊपर तो बात होती नहीं है। हम रोज़ी कमाने के तरीके जो है वो बताते हैं, हम अमीर होने के मेथड्स जो है वो अडॉप्ट भी करते हैं, सीखते भी हैं, लेकिन जब एक कपल जो है वो शादी करने जा रहा होता है तो हमने कभी नहीं उसको ये बताया कि भी 1 साल के बाद या 2 साल के बाद जब आपका बच्चा होगा तो उसकी परवरिश किस तरह से करनी है। ये हमारे निसाब में भी नहीं है और हमारे जो सोशल कॉन्टेक्स्ट में भी इसकी ट्रेनिंग नहीं दी जाती, और यही वजह है कि हम बच्चों को उस तरह से अपब्रिंग नहीं कर पाते और फिर वो गैप्स क्रिएट होते हैं बच्चे के और वालिदैन के दरमियान, वो कनेक्टिविटी नहीं बन पाती जो कि बननी चाहिए। जो आपका और मेरा हमारे वालिदैन से हुआ करता था, वो बॉन्ड हम मिस करते हैं। जी हरमीत, यू वांट टू आस्क समथिंग? जी ज़ीशान आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे जो हमारे शहर की जो लाइफ है बड़ी कठिन भी है, मुश्किल भी है, सुबह उठते हैं तो ये नहीं मालूम कि किस वक्त आपने घर जाना है। देही इलाकों की बात कुछ और है, वहाँ पे तो वही सिस्टम आज भी वही चल रहा है जहाँ जहाँ पे आप जाए। लेकिन क्या किया जा सकता, कितना वक्त ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर बात है काम तो करना है, घर का सिस्टम भी चलाना है, स्कूल के बच्चों की फ़ी भी देनी है आपने, लेकिन ऐसे में कितना वक्त दरकार है, क्योंकि शहरों में हम ख़वातीन को भी काम करते हुए देख रहे हैं, मर्द हजरात जो है वो भी काम करते हुए देखे पाए जाते हैं। देखिए, सारा ब्लेम जो है ना वो माँ के ऊपर आ जाता है, लेकिन आई रिप्रेजेंट दैट जेंडर
और जब आजकल दोनों पहिए गाड़ी के जब तक चारों पहिए मुकम्मल काम नहीं करेंगे, गृहस्थी भी नहीं चल सकती है। ठीक है, इसको भी आपने मद्देनजर रखना है। अब जो बात हो रही है वो है बच्चा, वालिदैन और जो सोसाइटी या हमारा जो प्रेशर ऑफ, ठीक है, इसमें जो है बच्चा भी बदल चुका, वालिदैन भी बदल चुके, हमारा एनवायरनमेंट भी बदल चुका, लेकिन हमारी सोच नहीं बदल रही। हमारी सोच एज अ पेरेंट नहीं बदल रही, क्योंकि बच्चा तो बदल चुका क्योंकि हमने उसको खुद बदलाया है। हमने उसके सामने खुद टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन बेतहाशा डाल दी। जब हम लोग बच्चे थे हमारे सामने वो इंफॉर्मेशन नहीं थी। वी वर डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स कि वो जो हमें कहेंगे वो सही है और हमने वो ही करना है। ठीक है। लेकिन आजकल का बच्चा तो हमने बचपन से कंडीशन किया है टू टेक द डिसीजन हिमसेल्फ। हम छोटे बच्चे से पूछते हैं बेटा जी आपने क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या करना है, और अगेन हमने उसको बहुत छोटी सी उम्र में एक्सपोजर ऑफ इंफॉर्मेशन कर दी। ही इज मोर इनलाइटेंड देन द पेरेंट्स। ठीक हो गया। अब उसके लिहाज से हमें कितना देना चाहिए। देखो आजकल का बच्चा मैं कहूँगी हमसे बहुत आगे, लिटरली उस्ताद से बहुत आगे, एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द AI दैट दे हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन अ वेरी अर्ली एज। और देखिए ये मेरा जो बच्चा अब 3 साल का मेरे अगर प्री स्कूल या नर्सरी में आ रहा है, ये जो नई पौधा है, इसने आगे 10-12 साल में AI के साथ मुकाबला करना है ना, और वो भी हमने खुद अपने ड्रैगन्स क्रिएट किए हमें। अच्छा सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन मैं बीइंग अ जेन जी, यू नो जेन जी जो है इसके बारे में बहुत बात की थी। आई एम द वन जिसने ग्रेजुअली हर चीज़ को देखा है। टच फोन से लेके आजकल आपकी वॉच, रिस्ट वॉच की अगर हम बात करें, इससे टच किए बगैर भी आप अपना सिस्टम चला सकते हैं। हमने ये सब कुछ देखा है, हरमीत ने भी इसको देखा होगा, वो भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुका है। लेकिन अगर बात करें पेरेंटिंग की, अगेन अब मेरे माँ बाप के साथ जो बॉन्ड था ऑब्वियसली वो चेंज हो गया, अब भी चेंज हो गया, बचपन में और था, अब चेंज हो गया। लेकिन आप क्या समझते हैं, बीइंग अ पेरेंट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस बीच में चेक एंड बैलेंस रखिए कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या देख रहा है। वो बच्चा तो पेरेंट का ही है ना, एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने अपनी चीज का ख्याल पूरी हद तक करना है। लेकिन उसके साथ जो हमने कम्युनिकेशन के लिए उसको एक गैजेट दे दिया हुआ है, उसका इस्तेमाल तो पेरेंट नहीं बताना है। कितना इस्तेमाल करना है, कहाँ किस हद तक करना है और किस साइट तक करना है, वो पेरेंट की सुपरविजन कहीं भी इग्नोर नहीं हो सकती। देखो हम लोग एज ए स्कूल कंसल्टेंट्स या जो भी हैं एजुकेटर्स, हमने ये गैजेट्स नहीं दिए, हम तो उनका टाइम टोटली फिजिकली इन्वॉल्व करने के लिए बच्चे को इस्तेमाल कर रहे थे। फयाज भाई, एक और चीज जो ज़ीशान राजा फरमा रही हैं, एक तरफ तो ये रियलिटी है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, अब इसमें कोई शक नहीं है कि भैया बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, मैं हर बंदा परेशान है, वालिदैन बहुत परेशान है कि बच्चे के पास मोबाइल है, क्यों है, अब इससे कैसी जान छुड़ाई जाए, क्या किया जा सकता है भाई? हल तो होना चाहिए, क्या तरीका हो सकता है कि कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं जो मोबाइल में बैठे हुए हैं, सारा दिन कार्टून या मोटो पतलू ये सारा कुछ देख रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है, कैसे जान छुड़ाई जा सकती है? जी अरमीत भाई, इसमें बड़ी सादा सी बात है कि जो हमारा एक कल्चर था जिसमें पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और एक फैमिली कल्चर था, हम इकट्ठे बैठते थे, नानी अम्मा और दादी अम्मा कहानियाँ सुनाती थीं, उससे बच्चों को वो इंटरटेनमेंट भी मिलती थी और उसके साथ लर्निंग प्रोसेस भी होता था। अब हमने क्या किया कि हमने वो गैजेट्स दे दिए, और ख़ुद क्योंकि इकोनॉमिक प्रेशर पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादा हो गया, उसकी रीज़न हम दूसरों को फॉलो करने लग गए। मेरे किसी अजीज़ का, रिश्तेदार का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत एक्सपेंसिव है, उनका बच्चा किसी बहुत महंगे स्कूल में पढ़ता है, सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं डबल जॉब्स करूँगा और हत्ता के ट्रिपल जॉब्स भी कर लूँगा, लेकिन जो बच्चे का टाइम था, जो फैमिली का टाइम था, वो जो एक बॉन्ड बनता है जिसके अंदर मैंने अभी जिक्र किया कि दादा दादी, नाना नानी और पेरेंट्स, बच्चे सारे इकट्ठे बैठते थे और वो इकट्ठे टाइम गुजारते थे, जिससे एक्चुअली पीस ऑफ माइंड भी जो है वो लोगों को नसीब होता था। वो हमने कम किया और उसकी वजह से जो है वो हम फंसते चले गए इसके अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, और फिर उसी तरह इकोनॉमिक प्रेशर ने भी पेरेंट्स को बड़ी हद तक दबाव में ले लिया। अच्छा फैज साहब, अब ठीक कह रहे हैं, अब हम जरा एक ही कैनवस पे घूम रहे हैं। कैनवस को अगर हम डायरेक्शन ये वाली दे दें कि सबके पास फ़ोन नहीं है, बहुत सारी बड़ी तादाद ऐसी कि बच्चों के पास फ़ोन नहीं है, अम्मा अब्बा के पास है, अब वालिदैन बच्चों को जो टाइम नहीं देते, उसके साइड इफ़ेक्ट और आफ्टर इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं कि बॉन्ड वो नहीं है जो ज़ीशान साहिबा आपका आपकी वालिदा और आपके अब्बू के साथ था और मेरा मेरे अब्बा के साथ आज भी है। वो बॉन्ड कितना कमज़ोर हो रहा है वक्त ना देने की वजह से। किससे करे वो इंटरेक्शन, किससे करे वो शेयरिंग? एक बच्ची माँ से नहीं कर सकती बिकॉज वो बॉन्ड डेवलप ही नहीं हुआ। देखिए बॉन्ड जो हमने डेवलप किया था उसमें मटेरियल नहीं था, आजकल के बॉन्ड में सिर्फ मटेरियल है। ये गर्ज आ गया और बच्चों को हम एज अ पेरेंट नहीं,
बच्चों को मटीरियलिज्म में डाल दिया। बिल्कुल बच्चों की सोच सिर्फ क्रेडिट कार्ड है, बिल्कुल। पैसा है, मटेरियल है, जिसकी तरफ हमेशा बच्चा देख रहा है। और पेरेंट्स को अब डर लग गया है क्योंकि ये मॉन्स्टर उन्होंने क्रिएट किया, और जब वो चीज़ वापस ले लेंगे तो बच्चा उनसे दूर हो जाएगा। सो ये डर खौफ की वजह से, इनसिक्योरिटी और पेरेंट्स की वजह से, दे आर वेरी वीक पेरेंट्स। पेरेंट्स को ज़रा दबदबाव में आना चाहिए, अपना डिसीजन लेना चाहिए। दे शुड हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ सेइंग नो टू द चिल्ड्रन। बट एक और मैं बात बताऊँ, देखिए दरख्त के नीचे पौधा कभी दरख्त नहीं बनेगा, ठीक है। ये जनरेशन जो जेनजीज हैं और जनरेशन नेक्स्ट है, आई एम टेलिंग यू, बहुत इंटेलिजेंट है, इनकी सोच बहुत बढ़कर है और बहुत मज़े की है, हमसे बहुत आगे की है। और ये मैं कहूँगी कि इसको भी हमें पॉजिटिव लेना चाहिए। सब चीज़ें हमें बच्चे को नेगेटिवली नहीं देखनी चाहिए। ये हमें कम्पीट करती हैं कि वो नेक्स्ट जनरेशन रेडी है टू कम्पीट विद द एक्सपोजर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड AI इन फ्यूचर, एंड दे आर रेडी टू फाइट विद देम एंड टेक ऑन देयर जॉब्स रिलेटेड टू दैट। सिर्फ ये कि हमारी डायरेक्शन, उसकी टाइम लिमिट, उसका सुपरविजन, एज अ पेरेंट वो अपना रोल पूरा अदा करें, एज एजुकेटर्स हम लोग अपना रोल पूरा अदा करें कि हमने इन बच्चों को आगे के लिए प्रिपेयर करना है। अगेन हम अपनी यूनिवर्सिटी से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें रिसर्चेस दें कि हमारे पास जो अब नया बच्चा आ गया है उसके लिए क्या फ्यूचर के करियर्स पाथ्स हैं, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हमें कोई डायरेक्शन ही नहीं मिल रही। बच्चों को वो सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे हैं जिनके आगे कैरियर्स नहीं है, जॉब्स नहीं है। बच्चा आजकल प्रिपेयर हो रहा है टू बी एंटरप्रेन्योर। ठीक ठीक जी ठीक। हरमीत। फयाज भाई, अगर हम देखें ज़ीशान साहब जो फरमा रही हैं मेरे ख्याल में बिल्कुल दुरुस्त है। कहीं ना कहीं जनरेशन जो गैप है उसको हमने भी मिटाना होगा और देखना होगा कि बच्चा जो है वो क्या चाह रहा है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे जो चीज़ अभी चल रही है, एक तो एज की बात की जाए कि 7 साल तक बच्चे को बड़ा टाइम देना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, लेकिन हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनका अपने बच्चों के साथ या मारपीट या लोगों के सामने मुख्तलिफ नाम रखने के बाद कि इस किस्म से चीज़ों से जो है वो पुकारते हैं, उसका पर्सनालिटी पे आने वाले दिनों में क्या असर पड़ता है और रिश्ता जो है कितना वो माँ बाप के साथ कमज़ोर हो जाता है अगर आप हर बात पर डांटते हैं बच्चों को? तो जी बिल्कुल, ये बड़ा ही अहम सवाल आपने पूछा है। अब मसला ये है कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि जब पेरेंट्स जो हैं, यानी जब वो इस बॉन्ड में आते हैं, जब उन्हें पेरेंट्स बनना होता है, तो उनको एक्चुअली हमने ट्रेनिंग से नहीं गुजारा होता और हमारे यहाँ इस पे इतनी बात भी नहीं होती। इस पे पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है और स्कूल्स के अंदर और निसाब के अंदर, जिस तरह मैम ने भी कहा कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी हमें इस बात पे फोकस रखना चाहिए कि बच्चे और वालदैन के दरमियान जो रिलेशन है, सबसे पहले वालदैन को ये रिलेशनशिप समझना होगा। हम क्या करते हैं कि हमने हर मसले का हल ये है कि बच्चा अगर कोई ज़िद कर रहा है, वो टाइम मांग रहा है, तो हम उसे कहते हैं कि बेटा बताएं क्या खाना है, और जब कभी हम उसे कहते हैं कि क्या लेना है, तो जब वो टाइम मांग रहा है उसे हमारी मोहब्बत की ज़रूरत है, उसे हमारे पास बैठने की ज़रूरत है और वो हमसे सीखना चाह रहा है, क्योंकि छोटा बच्चा जो है ना वो सेंसिटिव होता है। तो सलूशन यही है कि वालिदैन जो है वो अपना इसको फ़ील करें और फील करते हुए अपनी यानी ट्रेनिंग को दुरुस्त करें और ये देखें कि हमें बच्चे को कितना वक्त देना चाहिए और क्या वो वक्त क्वालिटी वक्त है या कि हम सिर्फ आप कह लें कि एक टाइमलाइन पूरी कर रहे हैं, जी ठीक है मैंने आज वक्त दिया। फॉर्मेलिटी ना हो, उसमें ऐड करना चाहिए, क्वालिटी को ऐड करना चाहिए। क्वालिटी ऐड होगी तो बच्चे को समझाया जा सकता है कि भाई कम चीज़ों के साथ भी खुश रहा जा सकता है। बेसिकली हैप्पीनेस सिखाएं बच्चे को तो वो पेरेंट्स सिखा सकते हैं और इससे मसला हल हो सकता है। तो आजकल का बच्चा क्योंकि इंटेलिजेंट बहुत है, उसको समझ चाहिए, सोच चाहिए। अगर वालिदैन उसके साथ सब चीज़ें टेबल पे रख के डिस्कस कर लेंगे तो वो आपकी बात बेहतर समझेगा, पिक करेगा। जितना मैक्सिमम कम्युनिकेशन और ओपन कम्युनिकेशन पेरेंट्स बच्चे के साथ रखेंगे उतना ही उनका ताल्लुक रिलेशनशिप बेहतर रहेगा, क्योंकि बच्चा इज एक्सपोज टू डिफरेंट ग्रुप्स जो बच्चा अपने वालिदैन से डिस्कस नहीं कर रहा। हम चाहेंगे कि वालिदैन के साथ बच्चा हर चीज़ डिस्कस करे, चाहे वो झूठ के ऊपर ना जाए, ड्रामों के ऊपर ना जाए। ये हम स्कूल के साथ कर रहे होते हैं। जब स्कूल में आके बच्चा घर की सब चीज़ें, अगर कोई मसले मसाइल हैं, शेयर कर रहा है, तो वो घर में पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं कर पा रहा? तो ये एक बहुत बड़ा गैप है जो वालिदैन नहीं समझ पा रहे। वालिदैन एक तरफ तो बच्चे को पूरा डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी देते हैं और जब वो अथॉरिटी अपने एब्जॉर्ब कर लेता है और वो अथॉरिटेरियन बन जाता है, लेटर स्टेज में पेरेंट्स कहते हैं मेरे हाथ से निकल गया और मेरी बात नहीं मान रहा। आपने वो रिलेशनशिप ऐसा रखना है कि वो स्टिल प्रायोरिटी आप हैं।
मतलब आप देखिए ना, फाउंडेशन ही गलत रख ली ना, जब हमने जब उनको अथॉरिटी दे दी, जब वो अपनी मर्जी कर रहे हैं तो फिर हम इम्पोज नहीं कर सकते उन पर अपनी मर्जी। फयाज साहब, इस चीज़ को एड्रेस कीजिएगा, हमने आवाम को ना कंफ्यूज नहीं करना। हम उन्हें कहते हैं टेक्नोलॉजी है भाई, 100 चलो, गैजेट्स भी दो बच्चों को, अगर टेक्नोलॉजी से फेमिलियर नहीं होंगे तो बच्चे पीछे रह जाएंगे। फिर हम साथ ही ये कहते हैं कि माँ की गोद पहली दरसगाह है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि घर में मौजूद तमाम तरह इकोनॉमिक कंडीशंस जो भी हैं उनको एक साइड पे रखते हुए कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारी माँ जिस तरह हमारी सीख कर किया करती थी, हमें सिखाती थी, बताती थी, डांटती थी, मारती थी, हमारा माँ के साथ आज भी जो बॉन्ड है वो आजकल के बच्चों का अपने माँ बाप के साथ नहीं है। आप क्या समझते हैं कि जो एक पॉइंट हम जहाँ लैक कर रहे हैं वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ वक्त ना देना? इसमें देखें, किसी भी एक चीज़ को तो हम मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। अब हम वक्त देने के अंदर भी मैंने अर्ज़ किया कि वक्त हम जो देते हैं क्या क्या वो क्वालिटी वक्त है आपका, यानी क्वालिटी टाइम है, या जैसे कि खाना पूरी है। जैसे एक बच्चा है, आप ऐसे फ़र्ज़ कर लें कि गोद वाला बच्चा है जो अभी दूध पीता है, माँ फीड भी करवा रही है लेकिन उसकी तवज्जो किसी ड्रामे में है। ये गैजेट्स सिर्फ छोटे बच्चों को ही परेशान नहीं कर रहे, यही मसला पेरेंट्स का भी है। पेरेंट्स को भी गैजेट्स के साथ इतना लव है, इसमें हमने कोहेसिवनेस पैदा करनी है। यानी ऑफ कोर्स इवल्स ऑफ द डे जो होते हैं उनसे बचा नहीं जा सकता, और टेक्नोलॉजी से बचना, ये दर्स देना तो बिल्कुल ही गलत होगा। हमने दुनिया का मुकाबला भी करना है, टेक्नोलॉजी को भी सीखना है, लेकिन उसको कितना टाइम देना है और पेरेंट्स ने कितना मतलब बच्चे के साथ टाइम गुजारना है। फयाज साहब, हाँ जी। जी जी जिशान साहब, एक और चीज़ अगर हम देखें, एक तो जाहिर बात है कि अगर हम स्कूल की बात करें तो कहीं ना कहीं हमने जो स्कूल में हमारे टीचर ने सिखाया, फिर हम वही सारी चीज़ें अपने स्टूडेंट पर अप्लाई करते हैं। बहुत सारे स्कूलों में आपने देखा, बहुत सारे स्कूल में ये रवैया बदल चुका है। इसी तरह हम अगर वालिदैन की बात करते हैं, जो हमारे वालिदैन का रवैया था, हम कोशिश करते हैं कि वही सब कुछ अप्लाई करें, कहीं ना कहीं वो बेहतर हो सकता है। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि बच्चे जो हैं, ये जी जनरेशन जो है काफ़ी मुख्तलिफ है, तो इस पर आप क्या कहते हैं कि क्या वाकई ये दुरुस्त तरीका था जो वालिदैन ने हमें सिखाया, वही अप्लाई करें पुराना वाला? देखिए, हम जो पुराने वाले थे वो हमारे पास क्योंकि गैजेट्स नहीं थे, इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वी वर मोर डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स। जो वो कहते थे हम वो कर रहे थे। हमारे पास जितनी भी एक्टिविटीज़ या जो भी हमारे इर्द गिर्द चीज़ बनानी थी वो हमारे पेरेंट्स के कहने के ऊपर हो रहा था। अब क्योंकि हमने एक्सपोज कर दिया इनको, मोबाइल से एक्सपोज कर दिया, आईपैड्स और डिफरेंट टेक्नोलॉजी से, जब इतनी इन्फॉर्मेशन बच्चे के पास है वो वालिदैन के पास भी नहीं है। अब बच्चा जिन एरियाज़ में एक्सपोज हो चुका हुआ है उसने बहुत लर्न किया। मैं आपको बताऊं, मेरे दोनों बेटे, मैं कोई पेरेंट कह सकता है कि आप मेरे बच्चे से कुछ भी पूछें, किसी भी चीज़ के बारे में पूछें, किसी सब्जेक्ट के बारे में पूछें, तो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस गैजेट। अब ये अच्छा डायरेक्शन भी तो है ना, बिल्कुल है। और अब इसी से उसने ऑनलाइन इतने कोर्सेज कर लिए कि उसने अपने आप को एडिशनल वैल्यू ऐड ऑन की, जो कि स्कूल या कॉलेज इस एज या इस छोटी एज में वो नहीं कर पा रहे। लेकिन वो ये सब कुछ आपसे शेयर कर रहा है क्योंकि आप उसको टाइम दे रही हैं, वो आपके साथ बैठ रहा है, यू नो दीज ऑल थिंग्स, कि आपको पता है कि वो क्या कर रहा है, व्हाट ही इज डूइंग ऑन इंटरनेट और डिजिटल एरा। ये वो टाइम है जो कि माँ बाप को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि सी व्हाट योर किड्स आर डूइंग और वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और आप अप्रिशिएट करें, इनकरेज करें, वो आपसे ओपन हो, आप उसको डायरेक्शन देखें, हाँ ये अच्छा है, बुरा है। हमारे देखो वालिदैन को पता था हमारे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कौन है। आजकल हमें नहीं पता, क्योंकि नेट में बच्चा फेसबुक में पता नहीं किस किस से बात कर रहा है, हमें नहीं नेट पता। से किस किस के साथ एक्सपोज्ड है। लेकिन एटलीस्ट ये मेरे पेरेंट्स या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको बताऊं कि अगर कोई इस तरह का चीज़ हो रही है तो आपने मुझे बताना है, अगर कोई इस तरह पहल कर रहा है तो आपने मुझे बताना है। लाइक आप ओपन भी करो, लेकिन विद द रिस्ट्रिक्शन दैट दे शुड कम बैक टू यू एंड टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। और वो रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए। थैंक यू सो मच, करें या ना करें। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। अच्छे तरीके से हमने कंक्लूड करने की इसको कोशिश की है, लेकिन ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ असूल पेरेंटिंग के ऐसे जो कि हर दौर में सेम रहते हैं, चाहे टेक्नोलॉजी आए चाहे टेक्नोलॉजी जाए, और उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बनता। और उसमें सबसे अहम चीज़ है अपने बच्चों को वक्त देना, उनको देखना कि वो क्या कर रहे हैं, और कोशिश कीजिएगा। कोशिश करने से हर चीज़ हो जाती है, क्योंकि ये आने वाली नई जनरेशन है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। एक ब्रेक लेने वापस आते हैं, एक ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो कैसे भूल सकते हैं किसी ऐसी शख्सियत को याद करना जिनको मेरे ख्याल से आज के दिन याद करना हम सब पर फ़र्ज़ होना चाहिए। बहुत बड़ी तादाद में अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें व्हेन इट कम्स टू कंपेयरिंग और होस्टिंग, तो कुछ ऐसे नाम हैं जो कि रहती दुनिया तक ऐसे ही रहेंगे, चमकते दमकते सितारों की तरह। क्योंकि अगर दिलदार परवेज़ भट्टी की बात की जाए तो ना रेडियो पर उनकी खूबसूरत आवाज़ और TV पर उनकी कंपेयरिंग ऐसी थी कि बहुत बड़ी तादाद में उनकी फ़ैन फॉलोइंग, उनसे बहुत सारे लोगों ने इंस्पायर होकर होस्टिंग और कंपेयरिंग शुरू की। लेकिन आप देखिए कि आपने क्या करना होता है ये आपको नहीं पता होता, बिकॉज अपने करियर का आगाज़ जो है उन्होंने बीइंग अ टीचर किया। लेक्चरर के तौर पे जो है वो साहिवाल यूनिवर्सिटी जो है उस वहाँ पर उन्होंने पढ़ाया और बहुत एक लंबा अरसा पढ़ाने के बाद अचानक से जो है उन्होंने मतलब बहुत सारी किताबें भी लिखी, मुसन्निफ भी रहे, कॉलम निगार भी रहे, रेडियो में भी काम किया, TV में भी काम किया। पहलवानों का शहर गुजरावाला से इनका ताल्लुक़ था। लेकिन आपको पता है कि जिस आवाज़ के साथ और जिस रोब और दबदबे के साथ और जिस तरह से मोल्ड करना होता था वो अपनी पर्सनैलिटी को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और प्रोग्राम आराम से मोल्ड कर लेते थे। तो वो सारे ट्रिक्स जो है वो आजकल की भी होस्टिंग करने वाले जो लोग हैं और जो इस चीज़ का शौक़ रखते हैं वो उनसे सीखते हैं, इंस्पायर होते हैं। और हमारे लिए भी आज जो है वो उनको याद कर रहे हैं क्योंकि आज उनका यौम पैदाइश है, आज उनकी बर्थडे है। आपने दुरुस्त फरमाया। अगर हम देखें दिलदार परवेज़ भट्टी साहब के हवाले से मुख्तलिफ़ ज़ुबानों पे उनको अबूर हासिल था, ख़ासकर अंग्रेज़ी, उर्दू और पंजाबी। और फिर बड़ी बात ये कि लेक्चरर रहे और उसके बाद टेलीविज़न की तरफ आना। लेकिन सबसे बड़ी बात उनकी जो खासियत थी वो ये थी कि तंज़ व मज़ाह का प्रोग्राम बड़ा मुश्किल होता है और उसमें फिर एक और चीज़ बड़ी मुश्किल होती है कि आप हाजिर दिमाग हो, जो आपके कट लगा रहा है उसका जवाब भी आप उसी तरीके से दें। तो मेरे ख्याल में भट्टी साहब जिस तरीके से जवाब दिया करते थे और कहकों का एक माहौल होता था। और फिर बड़ी बात ये थी कि टेलीविज़न को इन्होंने क्विज शो जो है पंजाबी में पहला शो इनका आइडिया था, इनका एक प्रोग्राम था टाकरा से इन्होंने शुरुआत की। लेकिन इन्होंने इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे प्रोग्राम जो प्रोग्राम इन्होंने किए वो काफ़ी मकबूल हुए और पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश हर तरफ से हमें उनकी जो स्क्रिप्ट हैं बहुत सारी चीज़ें जब हमारे सामने आती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने जो लिखा वो भी कमाल का लिखा। और आखिरी दिनों की बात अगर की जाए तो वो शौकत खानम की फ़ंड रेजिंग के लिए गए थे अमेरिका और वहाँ पे उनकी अचानक शरीयान जो है वो फट गई थी और वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। लेकिन जो ज़िंदगी गुजारी, और आपकी बात दुरुस्त है कि कहीं आपको नहीं मालूम होता कि आप क्या करने जा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर कुदरत ने एक ऐसा टैलेंट रखा होता है कि कहीं ना कहीं वहाँ से हटकर फिर आप जब दोबारा आते हैं और आपको अंदाज़ा होता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और कहीं ना कहीं आप वो कर जाते हैं और फिर वही किरदार आपको अमर कर देता है। तो मेरे ख्याल में दिलदार परवेज़ भट्टी उन लोगों में शामिल थे। बिल्कुल ठीक है, दैट्स कॉल्ड डेस्टिनी ना, कि किस्मत ने आपसे जो कराना होता है आप वो करवा ही लेती है। लेकिन अगर आप उनकी टैलेंट की बात करें तो क्या ही उर्दू ज़ुबान हो, अंग्रेज़ी हो, पंजाबी हो, तमाम तर ज़ुबानों में उन्हें अबूर हासिल था। और हमारे यंगस्टर्स जो आजकल के होस्ट और मुख्तलिफ कंपेयर्स को बहुत पसंद करते हैं, अगर उन्होंने नहीं देखा तो नहीं देखा यकीनी तौर पर कि आपको पता ही नहीं कि वो किस तरह से अपनी ऑडियंस को इंगेज करते थे। कुछ झलकियाँ जो है वो हमारे पास भी हैं, हम भी आपको दिखाते हैं। जस्ट हैव अ लुक। बस हमीद, ये जो ह्यूमर फैक्टर है ना अंदर, यही ऑडियंस को, व्यूवर्स को इंगेज किए रखता था। और हमारे भी जो व्यूवर्स हैं, अगर उनको आजकल के ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे एक से बढ़कर एक कंपेयर है, होस्ट है और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट देखते हैं, आप यूट्यूबर्स देखते हैं, उनको बहुत पसंद किया जाता है। लेकिन ये वो कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो कि यूनिवर्सिटी के तौर पर आज भी मौजूद हैं और हम जो है वो उनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। और मेरे ख्याल से यही हमारे लिए मशवरा होनी भी चाहिए, हमें सीखना चाहिए ऐसे हमारे सीनियर से, और यही जो है वो हमारी डायरेक्शन को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। सो आज उनको याद करने का दिन है, यकीनी तौर पर उनके फैंस, उनके देखने वाले और हम जो है हम सब मिलकर उनको याद करें। हमने ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि अगर हमने सब कुछ खा लिया है और नाश्ता कर लिया है तो हमें लगता है कि हैवी नाश्ते के बाद एक सोल्यूशन होता है हमारे पास, वो होता है कहवा। लगता है कि ये पिएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए और क्या सब ठीक होगा या नहीं, इस पर हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने ये कहा था आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने हैवी नाश्ता किया है, मतलब नान चने, छोले भटूरे और उसके बाद हलवा पूड़ी खा ली है, तो हमें लगता है कि हम कुछ भी खा लें, चाहे सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम या रात के टाइम, हमारे पास एक सोल्यूशन है और हम अच्छा सा कहवा बना के पियेंगे, नहीं तो ग्रीन टी पी लेंगे या काइंड ऑफ कहवा, तो फिर हमारा मेरे ख्याल से काम ठीक हो जाएगा, ओके हो जाएगा काम। लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी सिर्फ ये खुशफहमी या गलत फहमी हो सकती है। इसको ख़त्म करने के लिए हम कोशिश करेंगे आज के आपको बताएं कि अगर आपने कहवा पीना है तो उसका टाइम क्या होना चाहिए, मेकिंग क्या होनी चाहिए,
चाहिए, कैसे होना चाहिए और कौन कौन से काइंड्स आजकल बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो इस पर हम बात करेंगे। डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हुरिया, आपको देखकर हमेशा आप आती रहती है शो में, और जब आती है तो हमारा टॉपिक हमेशा ऐसा होता है कि हम कोशिश करते हैं कि आवाम को एक वेकअप कॉल दे दें कि भाई ये इस तरह आपने नहीं करना, ये गलत जा रहे हैं आप। आज क्या डायरेक्शन देंगी हुरिया आपके? आपको क्या लगता है, एक तो अगर हम काइंड्स की बात करें तो पहले ये एड्रेस करें कि किस किस तरह के कहवे जो है वो आजकल मौजूद है मार्केट में। अच्छा, कहवे की बात करें तो मार्केट में और जो हमारे घरों में मोस्टली बनता है कहवा, उसमें मेजरली एक तो आजकल लोग अदरक का कहवा बहुत इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वे में जाके, एक नेचुरल वे में जाके बहुत ज़्यादा फ़ायदे देता है। दैन अदर देन दिस, इसके अलावा दालचीनी का कहवे की बहुत सारी इकसाम है, वो डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ की नीड है, आपने किस पर्पज़ के लिए पीना है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। इसके बाद अगर हम जो जिंजर है यानी कि जो अदरक है उसके कहवे के अलावा अगर बात करें तो जो कार्डेमम है, इलायची, इसका भी लोग अलहदा से बना के भी पीते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिनामन, दालचीनी, उसको भी दालचीनी को जो है ना ये आपकी मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये मेजरली जिन लोगों को ब्लोटिंग का इशू होता है, जिन लोगों को पेट में गैसेस का इशू होता है, उनके लिए बहुत मुफीद होता है। अदर देन दिस, अगर हम पैक्ड फॉर्म में कहवे की बात करें तो वो बहुत सारी इकसाम हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनमें बहुत सारे हर्बल एक्सट्रैक्ट होते हैं, डिफरेंट हर्ब्स होती हैं, डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। अच्छा हुरिया, देखिए कहवा दरअसल अगर हम उसकी रूह की बात करें तो कहवा क्या है? गर्म पानी है, उसमें कुछ हर्ब्स है, राइट। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा मैं देखती हूँ रेस्टोरेंट में टर्किश कहवा बहुत ज़्यादा मशहूर है। मैंने वेंट टू टर्की तो वहाँ पे तो आप समझे कि वो पानी की जगह कहवा पीते हैं, इतना ज़्यादा वहाँ पिया जाता है। अब यहाँ पर जो कहवा आप घर बनाते हो वेट लॉस के लिए बहुत सजेस्ट किया जाता है, तो कहवा गर्म पानी या हर्ब्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी हर्ब्स है जो कि कहवे में मतलब पानी में डाल के गर्म करके कहवा बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा, अगर हम हर्ब्स की बात करें वेट लूज के रिगार्डिंग कहवे में, तो कहवे में मेजरली जो कहवे का वर्ड है वो बेसिकली एक अरेबिक वर्ड है जहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, जिसका मतलब होता है अनस्वीटेंड वाटर, ठीक है। लाइक जो मीठा बिल्कुल ना हो और जो उसका अपना टेस्ट होता है, उस टेस्ट में जो हर्ब का टेस्ट होता है उसी टेस्ट में उसको इस्तेमाल किया जाए। तो अगर हम वेट लूज की बात करें तो वेट लूज में जो मेजरली कहवा यूज़ किया जाता है, जो घरों में अमूमन दिया जाता है, उसमें मेजरली एक आता है लेमन ग्रास, ठीक है। लेमन ग्रास का एक कहवा बहुत यूज़ किया जाता है। अदर देन दिस, जैसे मैंने पहले बात की कि अदरक का कहवा, देन उसमें कार्डेमम, देन उसमें जो है इलायची और उसके अंदर लेमन, ठीक है। इसको जो है थोड़ा सा बॉईल किया जाता है पानी के अंदर डाल के, 1 गिलास पानी के अंदर, और 5 से 7 मिनट के बाद इसको जो है स्ट्रेन कर लिया जाता है और इसको थोड़ा सा कूल करके इसके अंदर अगर आपने हनी डालना है, डिपेंड ऑन योर नीड, तो आप उसके अंदर हनी ऐड करके इसको वेट लूज में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और मेजरली टर्की में जो हुरिया, एक और चीज़ जी बोलें। आपकी तरह स्मार्ट जो लोग बनना चाहते हैं, जाहिर बात है कि खाने पीने, सर्दियां हैं भैया, और सर्दियों में फिर मज़े मज़े के खाने बनते हैं और कमाल के खाने, तो फिर हमने पेट भर के खाना है, डिकारना है, मज़े का तो मज़ा ही नहीं आता, स्वाद नहीं आता, कहवा पीना है। ये कहवा जो है आपसे जानना चाहेंगे कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि भैया तावीज़ वाला कहवा जो है, ग्रीन टी जिसे कहते हैं, वो भी मार्केट में आ चुका है। दूसरा कहवा जैसे पिशावरी जो है वो भी काफ़ी मशहूर है। कौन सा बेटर है, क्या करना चाहिए अगर वेट कम करना है और आपका ख्याल है कि रात का खाना मैंने ज़्यादा खाया है, तो कहीं ना कहीं आजमाओ, तो उसके लिए किस तरीके का होना चाहिए? अच्छा, अगर आपने खाना बहुत ज़्यादा खा लिया और उसको अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, उसमें थोड़ी सी हजम होने की प्रॉपर्टी कम हो गई है, डेफिनेटली जो चीज़ ज़्यादा खा ली जाए तो उसको फिर मुश्किल ही होती है बाद में पेट के अंदर से गुजारना। तो उसके लिए मेजरली जो कहवा रिकमेंड किया जाता है, उसमें कोशिश तो ये करें कि अगर आपने कहवा इस्तेमाल करना है, तो आजकल विंटर्स हैं, तो विंटर्स में अगर आप कोई भी कहवा बना रहे हैं उसमें अदरक का इस्तेमाल लाजमी करें। अदरक की बेतहाशा इस पर हम एक अलग टॉपिक रख के बात भी कर सकते हैं कि इसके इतने फ़ायदे हैं कि मैं अगर उस पर बात करूँ तो आई गेस इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास, लेकिन अदरक लाजमी ऐड करें। देन उसके अंदर जो सौंफ है वो इस्तेमाल करें, और इसके अंदर जो है दालचीनी, 3 चीज़ें मेजरली आपकी होनी चाहिए। और इलायची का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि उसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो अगर आपको कोई इस तरह का इशू है जिसमें ओरल एक्टिविटी का, कोई आपके ओरल कैविटी का इशू है, तो वो उसको मैनेज कर देता है। तो ये 3 से 4 चीज़ें अगेन बोल देती हूँ, अदरक और एक और चीज़ आपने अभी जो बात की कि कहवा जो है ये वो मशरूब है गरम जो कहीं ना कहीं मीठे से पाक है, लेकिन हमारी तो आदत है ना, मतलब चम्मच ना हिलाओ और 2-3 चम्मच ना डालो तो हमें मज़ा नहीं आता। हमने तो काबुल रेस्टोरेंट जितने भी आप जाते हैं तो गुड़ भी आपको साथ में मिल जाता है। क्या ये दुरुस्त अमल है और इसका कोई नुकसान या फ़ायदा?
जो चीनी अंदर ऐड करना है, शुगर, जो वाइट शुगर, क्रिस्टल शुगर होती है, उसको अगर आप कहवे के अंदर ऐड कर रहे हैं बनाने के बाद, उसके अंदर आप 1 कप के अंदर 2 चम्मच या 1 चम्मच जितना भी डाल रहे हैं, तो वेस्ट ऑफ लाइक आपका वेस्ट ऑफ टाइम भी है, और आपका एक तरह से अगर आप जो पी रहे हैं, जो आपने उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यूज हैं, जो उसके अंदर गजाइयत से भरपूर जो हर्ब्स थी, वो सारी उसकी जो वैल्यूज होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो अगर आपने इसमें ऐड करना है मीठा, तो मैंने जैसे पहले बताया कि आप इसमें जो है हनी यानी जो शहद है वो थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो ब्राउन शुगर ऑर्गेनिक सोर्स से आ रही है, ठीक है, शक्कर, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बुरा, उसका कोई भी इतना साइड इफेक्ट नहीं है। मैंने जो सुबह से 2 कप पिए इसका कोई फायदा नहीं हुआ मुझे। आपने इसका मतलब 2-2 कप, एक कप में आपने 2-2 चम्मच चीनी डाल के पिया है, फिर आपने गलत किया है। सॉरी, ये आपके लिए हमने ये सेगमेंट रखा है। अगर हुरिया मुझे ये बताएं, आपके मार्केट की अगर हम बात करें, आपके सोशल मीडिया पे, आपके यूट्यूब पे आप निकाल लें कि वेट लॉस का कहवा क्या है, उसमें आपके पास जैस्मीन भी आ जाएगा, गुलाब भी आ जाएगा, पता नहीं कौन कौन सी हर्ब्स आ जाएंगी। अगर आप इन सब को देखें तो आपको रेगुलर यूज के लिए कौन सा कहवा इस्तेमाल करना चाहिए जो कि आपकी इन सब चीज़ों को एड्रेस करता है, कि मेटाबॉलिज्म भी ठीक रखता है, आपके वेट लॉस को भी एड्रेस करता है, आपके खाने को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, हर चीज़ को एड्रेस करता है, वो क्या होना चाहिए? अच्छा, वो ऐसा कहवा होना चाहिए जो हम लॉन्गर टर्म भी लें, लाइक दिन में कहवे की एक तो डोज की बात कर लूँ, कहवा अगर आपने इस्तेमाल करना है तो दिन में 2 कप करने, उससे ज़्यादा नहीं करने। तो अगर आप कोई भी ऐसा कहवा ले रहे हैं, अगर मार्केट से बना हुआ भी ले रहे हैं, तो कोशिश करें उसके इंग्रेडिएंट्स ज़रूर पढ़ें कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें एडिड हैं। अगर आप घर में भी उसको बना सकते हैं, ऐसा जितना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने मार्केट से ही लेना है। आप घर में उसको बनाना चाह रहे हैं, वेट लूज में जो एक्सेस मतलब डेली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें मेजरली जो है अदरक, और उसके अंदर दालचीनी, अगेन बात करी, सौंफ बात करी हूँ, लेमन उसके ऊपर स्क्वीज करना है, उसको पकाना नहीं है वेट लूज के लिए। और अगर लोगों को कड़वा लगता है, ये डेफिनेटली इसका कड़वा टेस्ट नहीं होता अदरक का, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट इस तरह का सिट्रस होता है, गले को जाके लगता है, तो आप उसमें थोड़ा सा शहद डाल सकते हैं। अब ये नहीं कि आप शहद के भी चम्मच भर भर के डाल रहे हैं, थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी अमाउंट आप उसमें ऐड कर सकते हैं और उसको आप वेट लूज में यूज कर सकते हैं। अपनी रेसिपी तो हमने हर चीज में डालनी होती है ना। एक और चीज, 2 चीजें आपने ऐड कर दी और जो बार हाँ आप कह रही हैं, सोहा ये बड़ा अहम सवाल है। 2 चीजें जो आप कह रही हैं, एक अदरक की बात आप करें और साथ में लेमन की बात करें, क्या ये स्टमक के बहुत सारे लोग जो होते हैं वो भी गिला करते हैं कि हाँ इससे तकलीफ होती है, तो उनके लिए क्या ये बेहतर है या नुकसानदेह? अच्छा, जो अदरक है वो स्टमक के लिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज ही एंटी इन्फ्लेमेशन यानी जो सोजिश वगैरह हो रही होती है डिफरेंट ऑर्गन्स में, वो उनको कम करता है। लेकिन जो लेमन है वो सिट्रस होता है, क्योंकि उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, तो उसको आप अगर किसी को GIT यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज है, स्टमक का इशू है, तो उसमें थोड़ा सा प्रिवेंट किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। लाजमी नहीं है कि हर बंदा ही ये यूज करे। ये मैं बेसिकली वेट लूज में बात कर रही थी। वेट लूज में वही लोग जाते हैं जो बहुत ओबीस होते हैं और जिनको मल्टीपल सिंड्रोम्स या कोई इस तरह का इशू चल रहा होता है, तो उनकी मेडिसिन की वजह से वेट गेन हो जाता है। अच्छा। तो उसको कम करने के लिए हाँ, आपने अपनी बॉडी के सिस्टम को देखते हुए अगर आपको लेमन सूट कर रहा है तो देन यू कैन यूज लेमन, वरना अदरवाइज आप उसको छोड़ सकते हैं। लाजमी नहीं है कि हर बंदा ही लेमन यूज करे। हाँ, ये करता है एसिडिटी का इशू। अच्छा डॉक्टर, ये लास्ट में अगर मैं ये सवाल नहीं करूँगी ना तो मेरे ख्याल से व्यूवर्स का जो पूरा एक है ना वो हो नहीं पाएगा कि हमने क्या एड्रेस करना था। स्किन के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए भी बहुत सारे एड्रेस किए जाते हैं कि आप ये कहवा ले लें, उसके लिए क्या कहवा है? अच्छा, स्किन के लिए मेजरली जो कहवा रेकमेंड किया जाता है उसमें एक सिंपल एक कहवा है कि लाइक आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, ठीक है। ग्रीन टी हर्ब्स फॉर्म में भी मिलती है आजकल मार्केट में, लाजमी नहीं कि वो आप जो तावीज़ वाली ही हाँ तावीज़ वाली जैसे आपने पहले बोला वो यूज़ करें। आप उसकी हर्ब्स ले लें, उसको पानी में लाइक करके थोड़ा सा बॉयल, तो वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें लेमन स्क्वीज कर लें। लेमन की स्किन के रिगार्डिंग बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है और अनलेस अनटिल अगर आपको स्टमक का इशू नहीं है। अच्छा, और दूसरा ये कि आप इसमें जो है खाली जो ग्रीन टी की मैंने बात कर ली, देन उसके बाद आप इसमें जो है कार्डेमम, ठीक है, इलायची ऐड कर सकते हैं एडिशनल, और इसके अलावा जो है शहद थोड़ा सा, वो भी ऊपर आपने ऐड करना है टेस्ट के लिए। शहद की प्रॉपर्टीज मेजरली एंटी माइक्रोबियल होती हैं, जो कि सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं ऐड किया जाता, वो मेजरली दिया जाता है। कुछ लोगों की स्किन पे बहुत ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से पस सेल्स बन जाते हैं, एक्नी बहुत गंदी हो जाती है, बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस करता है। बट ऑल दो इन तमाम चीजों को किसी भी चीज का फायदा भी है और नुकसान भी है, बशर्ते कि आपने उसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो यही हमारा मकसद था कि हम आपको गाइड कर सकें। थैंक यू सो मच हुरिया फॉर बीइंग हियर। लेनी अब इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल नए टॉपिक, नए इश्यूज के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।